अब हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। सो द फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द वाटर इन द एनवायरनमेंट। अब हम वाटर की बात करें तो जो है हमारे एनवायरनमेंट में 97% जो होता है वो वाटर होता है। फिर उसके बाद आपके पास लेक्स होते हैं, रेन होता है। जब रेन होती है तो वो वाटर जो होता है ग्राउंड वाटर में स्टोर होता है। एंड देन हमारे पास जो होता है वो दूसरा वाटर रिजर्व्स होते हैं, जिनमें फ्रेश वाटर रिजर्व्स आता है जो लेक्स और रिवर्स होते हैं। एंड देन सॉल्ट वाटर रिजर्व्स आते हैं जो कि आपके ओशंस होते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वाटर इन द लिविंग बॉडीज। वी ऑल नो दैट लिविंग बॉडीज के अंदर 70% वाटर होता है, और में से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें जो होता है वो 99% वाटर होता है, जैसे जेलीफिश। और फिर वाटर जो होता है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू द रूट्स। और फिर एनिमल्स जो होता है वो भी, उनके अंदर भी जो होता है वो वाटर जो होता है वो यूज होता है। और फिर ये जो वाटर वगैरह होता है सेलुलर रिस्पिरेशन वगैरह में यूज होता है। और हेटरोट्रॉफ्स जो होते हैं वो वाटर अपना फूड ड्रिंकिंग वगैरह से ले रहे होते हैं। क्वेश्चन 4 है डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन नाइट्रोजन साइकिल। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन साइकिल में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर होते हैं, बिकॉज आपने देखा बायोलॉजिकल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसमें 60% नाइट्रोजन जो है वो यूज़ हो रही है वापस सॉइल में। फिर डी नाइट्रिफिकेशन और फिर उसके बाद जो इन्वायरमेंट पे वापस जा रही है अमोनिया से नाइट्रोजन, वो भी जो है वो आपके बैक्टीरियाज करें। सो विदाउट बैक्टीरियाज नाइट्रोजन साइकिल जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। क्वेश्चन 5 है हाउ नाइट्रोजन गेट फ्रॉम द एयर टू अ प्लांट। अब जो एयर से प्लांट में आते हैं वो 3 तरीकों से आते हैं। एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, जिसमें जो होता है वो आपके थंडरस्टॉर्म, ये जो थंडरिंग होती है वो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इनटू अमोनिया। देन वी हैव बायोलॉजिकल फिक्सेशन जो कि 60% हो रही होती है थ्रू बैक्टीरियाज। और फिर हमारे पास जो होता है वो इंडस्ट्रियल फिक्सेशन होता है, जिसमें हम लोग केमिकली प्रिपेयर कर होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ यूरिया मेकिंग। देन व्हाट आर द नेचुरल एरियाज और सिचुएशन विच माइट फेवर डीनाइट्रिफिकेशन। अब डीनाइट्रिफिकेशन में ये होता है कि ऑक्सीजन के एक्सेस में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो नाइट्रेट्स को यूज करते हैं और नाइट्रोजन के एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं और ऑक्सीजन को यूज करते हैं देयर ओन रिस्पिरेशन के लिए। तो इस प्रोसेस को हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन कह रहे होते हैं। क्वेश्चन 7 है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल को हम लोग वो लेवल्स होते हैं जिनके अंदर जो है वो फीडिंग ग्रुप्स या फीडिंग सिमिलैरिटीज के बेसिस पे हम एनिमल्स को अरेंज कर रहे होते हैं। पहले में वो होते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जिन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स करते हैं। दूसरे में हमारे पास हर्बीवोर्स होते हैं। थर्ड में प्रीडेटर्स होते हैं जिनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। और फिर इसके बाद फोर्थ के अंदर जो होता है वो आपके मोस्टली ओमनिवोर्स होते हैं और ये हाईएस्ट होता है। और फिफ्थ के अंदर हमारे पास जो होता है वो डिकम्पोजर होते हैं। कुछ साइंटिस्ट होते हैं इसे फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल में जो होता है वो रखते हैं। कुछ साइंटिस्ट जो होते हैं वो इसे जो है वो एक एक्स्ट्रा कैटेगरी में रखते हैं जिसके साथ इसका लिंक शो करते हैं हर ट्रॉफिक लेवल से। क्वेश्चन 8 है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एनर्जी फ्लो। अब एनर्जी फ्लो को जो फैक्टर इफेक्ट कर रहे होते हैं वो आपकी क्वालिटी ऑफ फूड, न्यूट्रिशनल अमाउंट जो होती है, फिर उसके बाद जो होता है वो आपकी डेफिकेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और नॉन प्रीडेटर डेज जो होता है वो आपके फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट कर रहे होते हैं एनर्जी फ्लो को। क्वेश्चन 9 है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिकम्पोजर इन द एनर्जी फ्लो। एज आई हैव टोल्ड यू कि एनर्जी फ्लो के अंदर जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये हर ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी लेते हैं और उसको या न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल बैक करते हैं इनटू द एनवायरनमेंट। अगर वो ना हो तो उनका एनवायरनमेंट में जो सर्वाइवल है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए। क्वेश्चन 10 है डिस्क्राइब द प्रोडक्टिविटी लेवल इन द लैंड इकोसिस्टम। अब लैंड इकोसिस्टम में क्योंकि डायरेक्टली टेम्परेचर होता है तो टेम्परेचर और सनलाइट जो होते हैं वो इफेक्ट कर रहे होते हैं इसकी प्रोडक्टिविटी लेवल को। टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो प्रोडक्टिविटी लेवल जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर बहुत कम होगा तो प्रोडक्टिविटी लेवल अगेन डिक्रीज होगा। सो दैट्स व्हाई जिस एनवायरमेंटल कंडीशन में जो होता है वो वार्म, सनी और वेट कंडीशंस होती हैं जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, वहां पे प्रोडक्टिविटी लेवल सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। दैट्स व्हाई नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स उस एनवायरनमेंट पे सबसे ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन 11 है डिस्क्राइब द प्रोडक्टिविटी लेवल इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर जो होता है आपका प्रोडक्टिविटी लेवल जो होता है वो डिपेंड करता है ऑन द लाइट पेनिट्रेटिंग इन द वाटर ऑफ द ओशन। अब जैसे कोस्टल एरिया में लाइट ज्यादा होती है तो वहां पे जो शैलो वाटर्स होते हैं वहां पे जो लाइफ होती है वो ज्यादा होती है, वहां पे प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस भी होती है। इसी तरह जो ओशन की 200 मीटर तक की जो लेंथ होती है, डेप्थ, उसमें सबसे ज्यादा जो होता है वो लाइट पेनिट्रेट कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई जो कोरल रीफ या जो कोरल लाइफ और स्मॉल फिशेस होती हैं जो कि प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर द फूड, वो वहां पे सर्वाइव कर रही होती है। जैसे जैसे आप डीप ओशन में मूव करेंगे वहां पे अंधेरा होगा तो वहां पे प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो नियरली 0 हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाई द इकोसिस्टम ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्शन इज लोअर देन द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। अब आपको पता है कि जब आप कोई चीज, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन इज द फूड दैट इज प्रोड्यूस, जिसे हम जीपीपी कहते हैं। अब हमें पता है कि जो जैसे लेट्स सपोज करें कि ये 100% होगी, फिर उसके बाद हमारे पास आती है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन और ये वो होती है जो कि फूड स्टोर होती है। अब वी ऑल नो कि जो प्लांट्स होते हैं उन्होंने अपनी एनर्जी जो है वो यूज करनी होती है। यूज करने के बाद इसमें से जो होता है वो 90% यूज कर लेते हैं
और सिर्फ 10% जो होता है वो फूड्स को स्टोर करते हैं। और जो इसमें जो 90% का डिफरेंस है वो आपकी जो होती है वो यूज़ हो जाती है, जिसमें हमने डिस्कस किया था डेफिकेशन, रिस्पिरेशन और आपकी जो है वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये आपकी जो है वो इस वजह से आपकी जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन होती है वो हमेशा कम होती है एज कम्पेयर टू ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर द इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। इकोलॉजिकल पैरामीटर्स जो होते हैं ये आपके ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को। इसमें पैरामीटर्स जो होते हैं वो नंबर में आपके नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देन वी हैव पैरामीटर्स ऑफ बायोमास, जिसके अंदर आपको बताता है कि हर ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर कितना मास है, बायोमास यानी कि कितनी फूड स्टोर हुई है। फिर उसके बाद पैरामीटर ऑफ एनर्जी होता है जो आपको बताता है हर टॉपिक लेवल में कितनी एनर्जी है, जिसे हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं, और उसने कितनी एनर्जी नेक्स्ट को ट्रांसफर किया है, कितनी एनर्जी स्टोर की है, जिसको हम लोग नेट प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाई इज ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द सोलर एनर्जी दैट स्ट्राइक्स द अर्थ एटमॉस्फेयर स्टोर्ड बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। इसकी रीजन ये है कि 99% जो सोलर एनर्जी होती है वो वाटर के एवापोरेशन में यूज होती है एंड ओनली 1% इज यूज बाय द प्लांट्स दैट इज कन्वर्ट इनटू द फूड। फिर उसके बाद है व्हाट हैपन टू द सन एनर्जी एज इट ट्रेवल थ्रू द फूड चेन। अब जैसे जैसे सन एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूसर से नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफर हो रही होती है, वैसे वैसे जो एनर्जी होती है वो लेस होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है बिकॉज ऑफ द रिस्पिरेशन। क्वेश्चन 16 है, डिस्क्राइब द सक्सेशन, हाउ माइट द अर्ली स्पीशी फैसिलिटेट द अराइवल ऑफ द अदर स्पीशी। सक्सेशन जो होते हैं वो आपके बेसिकली एक कम्युनिटी होते हैं जो कि एक विद द पैसेज ऑफ टाइम जो होते हैं वो चेंज हो रही होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रीवियस कम्युनिटी होती है वो नेक्स्ट कम्युनिटी के लिए जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं सॉइल में, और एनवायरनमेंट जो है वो फेवरेबल बनाती है। बिल्कुल इसी तरह आप देखो जैसे जब दुनिया में ह्यूमंस नहीं आए थे तो उनके आने से पहले जो अर्थ थी उसकी कंडीशंस जो थी वो हर ऑर्गेनिज्म उसकी कंडीशंस में जो था वो इम्प्रूवमेंट ला रहा था ताकि जो है वो उन दूसरी ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल हो सके। क्वेश्चन 17 है, व्हाई फूड चेन्स आर यूजुअली शॉर्ट। फूड चेन शॉर्ट इसीलिए होते हैं क्योंकि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल्स में एनर्जी ट्रांसफर होती है वैसे वैसे एनर्जी डिक्रीज होती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि एनर्जी नियरली जो होती है वो ना होने के बराबर होती है जिसे हम 0.01% कहते हैं। सो दैट्स व्हाई नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफर करने के लिए एनर्जी बिल्कुल नहीं होती, और वहीं पे आपका ट्रॉफिक लेवल जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। दैट्स व्हाई आपकी फूड चेन जो होती है वो शॉर्ट होती है। क्वेश्चन 18 है, हाउ कैन कटिंग अ फॉरेस्ट डैमेज द क्वालिटी ऑफ वाटर ऑफ द नियर बाय लेक्स। अब वी ऑल नो कि इरोजन जो है वो उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा होता है या उसे कौन प्रिवेंट करता है, रूट्स। क्योंकि रूट्स जो होते हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं ताकि जब बारिश हो या हवा चले तो आपकी जो सॉइल है वो जो है वो उड़ के पानी के अंदर ना चली जाए। तो अगर आपकी जो है वो प्लांट्स नहीं होंगे, आप ये ट्रीज काट देंगे, तो जब बारिश होगी तो बारिश जितनी भी ऑर्गेनिक लेयर है, ये जो अच्छी सॉइल है उसको जो है वो पानी में ले जाएगी, जिसकी वजह से पानी भी गंदा हो जाएगा और उसके पास जो एरिया होगा उसकी फर्टिलिटी भी जो है वो डिक्रीज हो रही होगी। क्वेश्चन 19 है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। हमें पता है जब हम पॉपुलेशन डिस्कस करते हैं तो हम उसके जो है ये 5 कैरेक्टर्स को भी माइंड में रखते हैं। पहला ग्रोथ है, देन वी हैव द डेंसिटी, फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, कैरिंग कैपेसिटी है और वायबल साइज है। क्वेश्चन 20 है, इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन द ग्रोथ ऑफ द एनवायरनमेंट। अब वी ऑल नो कि जब ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो करी है तो उसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज में डिप्लीशन हो रही है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज हो रही है, वाटर की क्वालिटी डिक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्रीज हो रही है विद द पैसेज ऑफ द टाइम। क्वेश्चन 21 है, व्हाट इज द नीड ऑफ द न्यूक्लियर पावर एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ यूजिंग द न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर को यूज करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसकी इतनी सी अमाउंट इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं जितना तो फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से भी प्रोड्यूस नहीं होती। तो 1 मिलियन टन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स की जो एनर्जी है वो 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम के इक्विवेलेंट है। सो दैट्स व्हाई इसका एडवांटेज एक ये है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्राम्स या स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी या यूरेनियम जिसे हम कहते हैं वो आपकी जो है वो काफी ज्यादा एनर्जी क्रिएट कर देती है, और ये रिलायबल सोर्स है। और फिर जहां पे इसका डिसएडवांटेज की बात आती है तो डिसएडवांटेज ये है कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को रन करना हर एक की बस की बात नहीं होती। अगर होती तो आज हर कंट्री के अंदर पावर प्लांट स्टैब्लिश होता। इन पावर प्लांट को रन करने के लिए वी ऑल नो एक स्किल्ड मैन पावर चाहिए, प्लस आपके पास जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है जो प्रोड्यूस होता है वो काफी ज्यादा टॉक्सिक होता है, और उसको डंप करने के लिए भी आपके पास प्रॉपर डंपिंग एरिया होना चाहिए। फिर उसके बाद वी हैव नरेट द इंसिडेंट्स व्हेन वन ऑफ द 4 रिएक्टर ऑफ द चेरोबनाइल न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लू अप इन 1986। अब यूक्रेन के अंदर जो था वो चेरोबनाइल न्यूक्लियर पावर प्लांट था,
और एक थोड़ी सी मिस्टेक ने जो था वो उसका 4 रिएक्टर्स थे, उनमें से जो एक रिएक्टर था वो फट गया था। जब वो फटा तो 500,000 वर्कर्स जो उस न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम कर रहे थे वो उससे बुरी तरह इफेक्ट हुआ, और उनमें जो 57 थे वो डायरेक्टली डेथ हुई। वो जिस इलाके में था उसके आसपास रेडिएशन चली गई और वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो बुरी तरह से इफेक्ट हुई। वहाँ पे कुछ आपने देखो जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हुई वो जो थी वो एबनॉर्मल थी, म्यूटेंट थी, उनके अंदर जो था वो सिविल जो थे वो प्रॉब्लम्स क्रिएट थे, सिविल डिजीजेस थे। ये तो काफी पुरानी 1986 की बात है, लेकिन अगर मैं रिसेंट इंसिडेंट की जिक्र करूं तो वो 2011 के अंदर जब जापान के अंदर सुनामी ने हिट किया था तो उसने उनका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसको भी ब्रस्ट करवा दिया था, जिसकी वजह से जापान के अंदर सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रेडिएशन जो थी वो इमिट हुई थी। और हम जो कंट्रीज थी, दूसरी कंट्रीज थी, उन्होंने जापान की जो प्रोडक्ट्स थी उनका बायकॉट किया था, क्योंकि हर प्रोडक्ट ने जो था वो एक एडिकेट अमाउंट ऑफ एनवायरनमेंट से न्यूक्लियर एनर्जी जो थी वो स्टोर कर ली थी। और अगर वो प्रोडक्ट्स ह्यूमन यूज करते, जो मेटल्स थे उनमें जाहिर बात है मेटल्स में एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो अगर वो गाड़ियां या वो जो मशीनरी ह्यूमंस यूज करते तो उससे जो था वो उनकी बॉडी के अंदर रेडिएशन ट्रांसफर होते और वो खतरा था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। इसको आप समझने के लिए आप देखो कि जैसे जैसे कंबल मोटा होता जाएगा आपकी जो हीट है आपकी बॉडी के अराउंड वो ट्रैप होती जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कंबल की तरह एक्ट करता है अराउंड द अर्थ। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी उसकी डेंसिटी और उसकी जो मोटाई है एनवायरनमेंट के अराउंड वो इंक्रीज होती जाएगी, जिस वजह से क्या होगा कि वो जो अर्थ के अंदर जो हीट होगी उसको वो रिफ्लेक्ट वापस नहीं करवाएगा। यानी सन रेज जो है वो अर्थ के उस ऊपर आएंगी, लेकिन कुछ एक्सेस सन रेज जो कि होती है अर्थ की सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती है वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगी बल्कि वो वापस आ जाएंगी। तो इस तरह नई सनरेज आती जाएंगी और पुरानी सनरेज जो है उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। तो उससे जो आपके अर्थ का टेम्परेचर है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, और वो आपके अर्थ के टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से वी कॉल्ड इट ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द एसिड रेन। एसिड उसी टाइम बनेगा जब नाइट्रोजनस कंपाउंड और सल्फर कंपाउंड जो है वो अर्थ से एनवायरनमेंट पे रिलीज होंगे, और ये दो तरीकों से रिलीज होते हैं। जब आपके इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो स्मोक अपना एनवायरनमेंट में रिलीज कर रही होती है, प्लस जब आपकी जो है वो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग होती है, तो उससे जब वो वाटर एनवायरनमेंट में रिलीज होंगी वहां से वो वाटर के वेफर्स के साथ रिएक्ट करेंगी, और रिएक्ट करने के बाद वो एसिड बनाएंगे, और वो एसिड जो है वो आपका सरफेस पे आएगा और डैमेजिंग कॉज करेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उससे आप आजकल अपने एनवायरनमेंट में भी विटनेस कर रहे होंगे कि इस्लामाबाद का जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। इतनी गर्मी इस्लामाबाद में पहले नहीं पड़ती थी जितनी इस साल पड़ी है, और उससे नेक्स्ट ईयर आई होप कि वो इससे ज्यादा गर्म हो जाएगा। फिर आपका जब ये बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो आपका जो पैटर्न है एटमॉस्फेयर का, या जो रेनफॉल का पैटर्न है वो बुरी तरह डिस्टर्ब होगा। जैसे हम लोग जो है ये न्यूज सुनते आ रहे हैं कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, जो अरब कंट्रीज हैं, वो तो मोस्टली डेजर्ट थी लेकिन वहां पे इतनी बारिशें नहीं होती। अब वहां पे जो है वो तूफान की तौर पे जो है वो बारिशें हो रही है बहुत ज्यादा। फिर आपके जो ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से आपके जो सी लेवल है वो इंक्रीज होगा, और उसकी वजह से आज 50 सालों में आपके जितने भी कोस्टल सिटीज है जिनमें कराची, न्यूयॉर्क, लंदन जैसे सिटीज शामिल हैं, वो कम्प्लीटली जो है वो पानी में डूब जाएंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाई शुड पीपल बी कंसर्न्ड अबाउट द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर दैट इज बीइंग डिप्लीटेड। ओजोन क्या काम करती है? अल्ट्रावायलेट रेड से प्रोटेक्शन करती है। जब ओजोन की अल्ट्रावायलेट रेड से प्रोटेक्शन नहीं होगी तो क्या होगा कि ह्यूमन बॉडी पे या ह्यूमन स्किन पे वो अल्ट्रावायलेट रेस डायरेक्टली फॉल करेंगी, जिस वजह से जो ह्यूमंस है उनमें स्किन कैंसर जो है वो उसके रेट इंक्रीज हो रहा है। और फिर इसके बाद आपके जो वो प्लांट्स है, जो क्रॉप्स है, जो ट्रीज हैं, वो भी डिस्टर्ब होंगे और आपके वेदर पैटर्न जो है वो भी डिस्टर्ब होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस टू द ह्यूमन हेल्थ। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से जो है वो आपके लीवर स्पॉट्स आ रहे हैं, आपके रिंकल्स आ रहे हैं, सोलर इलास्टोसिस आ रही है, फिर आपके आईज के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, आपके स्किन के अंदर जो होता है वो कैंसर प्रोड्यूस होता है, तो आपकी बॉडी जो है वो इससे बुरी तरह से इफेक्ट हो रही है। क्वेश्चन 28 है, डिस्क्राइब हाउ मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। वी ऑल नो कि जब ह्यूमन जो होता है उसे जब ग्रो करना होता है या उसे जब किसी चीज की जरूरत होती है तो ही डजंट केयर अबाउट हिज एनवायरमेंट। इसीलिए ह्यूमन जो है वो, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है या उनकी पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो वो जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को बुरी तरह से यूज करे, एक्सप्लॉइट करें, और उस वजह से एनवायरनमेंट में जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लीशन हो रही है। उसका पहला कॉज जो है वो ये है कि क्योंकि जब हम लोग
किसी एग्रीकल्चर क्रॉप्स को ग्रो करवाना होता है तो हम वहाँ के जो पैटर्न या वहाँ के जो जंगलात होते हैं उनको काट देते हैं और एक टाइप की क्रॉप ग्रो करते हैं, जिससे बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। उसके बाद जो है वो हम इरिगेशन करते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर को यूज़ करें, जिस वजह से ग्राउंड वाटर का पानी जो है वो कम होता जा रहा है। फिर आपके जो मिनरल्स हैं बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो अगर हम ऐसे यूज़ करते रहे तो हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के पास ये रिसोर्सेज जो हैं वो ना होने के बराबर रह जाएंगे। तो इसके साथ ही हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हुए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द डिफरेंसेस। थैंक यू।